हेलो एवरीवन, हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 देख रहे हैं बच्चों। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने देखा दैट कैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमारा स्टेट फेस कर रहा है, और उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के क्या क्या मेजर्स है ये हमने डिटेल में देखे बच्चों। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम सर्विस सेक्टर देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 26 देखिए, जहां पे लिखा है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर कंसिस्ट ऑफ इंश्योरेंस, टूरिज्म, रिटेल बैंकिंग, एजुकेशन एंड सोशल सर्विसेज। ओके, सर्विस सेक्टर इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू बिजनेस एज वेल एज फाइनल कंज्यूमर्स। मतलब अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो बिजनेस को या आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो फाइनल कंज्यूमर्स को, फिर भी इसे सर्विस सेक्टर ही बोला जाएगा। Service sector is the largest employment generating and fastest growing sector of the economy। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है हमारे इकोनॉमी में। The contribution of service sector to the gross state domestic product has been highest कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। इमेजिन, मतलब हमारा जो सर्विस सेक्टर है बच्चों वो कितना ज्यादा बूम कर रहा है। सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज सो मच मोर एज कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स। देखिए 54.5% का कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का। सो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम द सर्विस सेक्टर। All right. The core areas for development of service sector include fintech, that is financial technology, IT, startups, cloud computing, electric vehicles, defense, tourism, private universities, etc. Government has also tried to expand the service sector by various activities in tier 2 cities। मतलब जो tier 2 cities होते हैं, जो मेट्रोज नहीं होते हैं, उन्हें हम tier 2 cities कहते हैं। और वो जो cities है वहां पे भी सर्विस सेक्टर का बूम हो जाए, ये गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाओं से गवर्नमेंट ट्राई करते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द कोर एरियाज ऑफ सर्विस सेक्टर। अभी सर्विस सेक्टर के कुछ कोर एरियाज है जो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, टूरिज्म है, हॉस्पिटैलिटी है, ये हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट? वी नो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी जाके तो डेवलपमेंट हो पाएगा। A sound infrastructural foundation is the key to overall socio-economic development of the state. This acts as a magnet for attracting additional investment into the state and thus provides a competitive edge to it over other states। जिस स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छा होगा वहां पे जाहिर है ज्यादा इंडस्ट्रीज आएंगे, और इंडस्ट्रीज अगर ज्यादा आएंगे तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट्स एज अ मैग्नेट फॉर एडिशनल investment. Adequate infrastructural facilities are an absolute necessity for rapid achievement of sustainable economic growth। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बच्चों उसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? जो गुड्स और सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन से, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ जिस पे डिपेंड करता है, उसे हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के वापस तीन हिस्से हो जाते हैं, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सो लेट अस सी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इट फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ प्रोडक्शन करके तो होगा नहीं, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी तो जरूरी है। सो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन of goods and services for economic development। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत क्या है? जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। ठीक है, मेजर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या मेजर्स किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा? लेट अस सी। फर्स्ट, इंक्रीजिंग इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो सबसे पहली बात होती है कि जो हमारे पास बिजली की कटौती होती है वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पड़ेगा। तो जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का उसे बढ़ाया जा रहा है। ओके, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, नेटवर्क इंप्रूवमेंट एंड प्रोग्राम्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जरूरी है। जैसे हमें पता है
बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी रूरल एरियाज में रिसाइड करती है, जहां पे दे फेस लॉट्स ऑफ पावर शॉर्टेजेस। तो ये जो है वो नहीं हो, इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे किया जाए और प्रॉपर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे किया जाए, इसके ऊपर भी बहुत सारे पॉलिसीज हमारी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। एंड थर्ड, मॉडिफाइड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम टू एलपीजी कंज्यूमर्स। हमने ये सुना हुआ है बहुत बार न्यूज में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, ताकि लोग एलपीजी सिलेंडर्स यूज करें तो उन्हें सब्सिडीज, कंसेशंस मिल पाए। ओके, सो एनर्जी से रिलेटेड पहले 3 पॉइंट्स हमने देखे, दैट इज इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए, इससे इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ा दी है। उसके बाद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एनर्जी का कंजर्वेशन हो। एंड थर्ड, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम फॉर एलपीजी कंज्यूमर्स। ओके, ये तो एनर्जी से रिलेटेड हो गया। अब हम देखेंगे दैट ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्या किया गया है। Rural Development Plan is being implemented in the state with a target to develop 3.37 lakh kilometers of road। मतलब जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, मतलब रोड, रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, इन चारों में भी बहुत सारा पैसा हमारी गवर्नमेंट डाल रही है। अगर रोड्स रहेंगे तो कनेक्टिविटी अच्छा होगा, राइट? और कनेक्टिविटी अच्छा है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो एक जगह से दूसरे जगह हमें रॉ मटेरियल्स ट्रांसफर करना है, हमें गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर करने हैं, तो वो बहुत आसान हो जाएगा। और अगर ये हो पाया तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बूम कर पाएगी। तो इसीलिए रोडवेज के कंस्ट्रक्शन पे देखिए हमारा टारगेट है टू डेवलप 3.37 लाख kilometers of road. This is all for connectivity. Second, metro railway has started in Mumbai and Nagpur. Okay, तो हमारे जो मेट्रो सिटीज है, हमारे जो बड़े बड़े सिटीज है, वहां पे मेट्रो रेलवे से कनेक्टिविटी की जा रही है, ताकि बहुत ज्यादा अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मिल पाए हमारे कंज्यूमर्स को और हमारे बिजनेसेस को। नेक्स्ट, महाराष्ट्र पोर्ट डेवलपमेंट पॉलिसी, पोर्ट्स मतलब जो सी में होते हैं, वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। अगर वाटरवेज डेवलपमेंट हो जाएगा तो हमारे जो बहुत सारे बल्की प्रोडक्ट्स है उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना आसान हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग सागरमाला प्रोग्राम launched by the central government for port led development। तो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड भी बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, रोड्स हो, रेलवेज हो या फिर पोर्ट्स हो। और कम्युनिकेशन के लिए क्या हो रहा है, लेट अस सी। Internet subscriber base was 5.45 crores in Maharashtra as on 30th September 2017, which is the highest among all the states। कम्युनिकेशन, इसलिए जो इंटरनेट का सब्सक्राइबर बेस है वो इतना ज्यादा है, सबसे ज्यादा है हमारे स्टेट में, मतलब इंटरनेट इतने लोगों तक पहुंच गया है, तो ऑब्वियसली द कम्युनिकेशन, द अवेयरनेस, द इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गोइंग टू गो टू सो मेनी पीपल, राइट? तो इन 7 मेजर्स से हमें दिखता है दैट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह मेजर्स लिए गए हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा फॉर हैविंग अ बेटर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 चीजें देखी हमने बच्चों। पहली आती है एनर्जी, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन एंड तीसरा है कम्युनिकेशन, राइट? ई, टी एंड सी। उसके बाद बारी आती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, मतलब ओवरऑल ह्यूमन वेलबीइंग अच्छा हो, इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसे हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और 2 मेजर चीजें होती है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, पहली तो अच्छी हेल्थ हो सबके पास, और दूसरा अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन सबको मिल पाए। ओके, सो नाउ लेट अस रीड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। Social infrastructure is also one of the important components of economy because it improves quality of human life as well as stimulates the economic development. It not only improves the quality but also gives the power to produce knowledge। मतलब education होगा तो knowledge आएगा लोगों के पास, right? Social infrastructure includes literacy, education, public health, housing, drinking water, sanitation। मतलब वो सारी चीजें जिससे हमारा जो वेल बीइंग है वो बेटर हो पाए, उसे हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है? मेजर्स अंडरटेकन टू डेवलप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सबसे पहला है एजुकेशन। एज वी नो हमारा जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी पॉलिसीज लाता रहता है सो दैट एजुकेशन हर घर तक, हर इंडिविजुअल तक पहुंच पाए। तो क्या क्या पॉलिसीज है, लेट अस सी। एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड्स। It forms the backbone of socio-economic development of any country. What is the backbone? Education forms the backbone of social economic development. Education is significant aspect of human resource development.
In the present scenario, India is getting the advantage of highest demographic dividend due to maximum percentage of young population. As we all know, हमारे देश में compared to all the other countries in the world, सबसे ज्यादा percentage of youth का population है. मतलब जो individuals young हैं, उनका population ज्यादा है कंपेयर टू द मिडिल एज और द ओल्डर जनरेशन. ठीक है, तो हमारी कंट्री के पास वो एडवांटेज है बिकॉज यूथ पॉपुलेशन है, तो इसीलिए हमारे पास ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटी ज्यादा है बिकॉज द मैन पावर दैट वी नीड इज हाई इन नंबर. सो दैट इज वाई जो मैन पावर है उसका क्वालिटी हमें अच्छा करना है. और वो कैसे कर पाएंगे? उन्हें प्रॉपर एजुकेशन देके. अगर एजुकेटेड रहेंगे तो वो अच्छी तरह से खुद का डेवलपमेंट कर पाएंगे, आसपास के लोगों का कर पाएंगे और देश का भी कर पाएंगे. राइट, सो लेट अस रीड. एजुकेशन therefore becomes a priority at national as well as state level. Why? Because हमारे पास बहुत ज्यादा percentage of young population है. The state of Maharashtra has implemented various educational schemes to achieve the goal of education. There are 4 levels of education in our country. 4 हिस्सों में बांटा गया है एजुकेशन को. Primary, secondary, higher secondary and higher education. Let us see primary education. The state of Maharashtra has implemented RTE, जैसे हमें पता है, right to education of children in the age group 6 to 14 years. मतलब they have a right to study. उनको free education मिलेगा till the age of 14 years. तो इसे right to education act बोला जाता है बच्चों. To provide free and compulsory education under the Sarva Shiksha Abhiyan, the expenditure of the state government on primary education was 19,486 crores during 16-17. तो प्राइमरी एजुकेशन देखिए, फर्स्ट टू 8th को हम बोलेंगे प्राइमरी एजुकेशन. तो ये जो है सबके लिए फ्री एंड कंपलसरी है. हर एक बच्चे का अधिकार है दैट वो प्राइमरी एजुकेशन ले पाए हमारे कंट्री में. ओके, सेकेंड इज सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, दैट इज 9 to 12th. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मतलब सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी was launched in 2009 with the objective to improve access as well as quality of secondary education. During 16-17, the state government's expenditure on secondary and higher secondary education was 16,089 crores. So कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर हमारे गवर्नमेंट्स कर रहे हैं so that हमारे जो बच्चे हैं वो प्रॉपर एजुकेशन उन्हें मिल पाए, एक्सेस टू गुड क्वालिटी एजुकेशन. ओके, तो प्राइमरी देख लिया हमने, सेकेंडरी देख लिया. आगे देखते हैं हायर एजुकेशन. अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, the government of Maharashtra is taking efforts to expand opportunities in higher education also. Higher education के लिए हमें बहुत सारे यूनिवर्सिटीज की जरूरत है जो महाराष्ट्र में है. देखो, higher education helps in creating technical and skilled human resources. मतलब सिर्फ बेसिक पढ़ाई करके तो नहीं चलेगा, हमें कुछ स्किल हमारे पास चाहिए, कुछ एजुकेशन ऐसा चाहिए जिसके वजह से आगे चल के हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम या तो क्रिएट कर पाए या हमें कहीं एम्प्लॉयमेंट मिल पाए. तो इसीलिए अच्छा स्किल होना जरूरी है एंड दैट इज व्हाई हायर एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी महाराष्ट्र में कितने यूनिवर्सिटीज है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है बच्चों. दैट देयर आर 22 स्टेट यूनिवर्सिटीज, आउट ऑफ विच 4 यूनिवर्सिटीज आर फॉर एग्रीकल्चर, सोशल साइंस एटसेट्रा. तो कितने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है महाराष्ट्र स्टेट ने सो दैट हमारा जो यूथ है उन्हें हायर एजुकेशन मिल पाए. आगे देखिए, टू मीट द चैलेंजेस ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, the state enacted New Maharashtra Public Universities Act 2016. Key focus of this act is promote academic autonomy and excellence, skill-based education through democratic process in higher education. मतलब बहुत सारे autonomous universities भी यहाँ पे हमने बनाए हैं. आगे, Maharashtra is also the first state in the country to receive RUSA grant. अब RUSA का क्या फुल फॉर्म है देखिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. रूसा ग्रांट मिलने वाली पहली स्टेट है महाराष्ट्र. आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है. ओके, 20 करोड़ हमें मिला था. व्हाई? अंडर रिसर्च एंड इनोवेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर सेटिंग अप इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हब्स. मतलब अलग अलग तरह का इनोवेशन हो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, इसीलिए ग्रांट दिया गया था. एंड राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2013. और इसके तहत हमारे स्टेट को 20 करोड़ का ग्रांट मिला था. ऑलराइट, और अदर फैक्टर्स क्या क्या है लेट अस सी. इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब दिस इज
फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इंक्लूसिव मतलब सभी को एजुकेशन लेने का समान अधिकार है। इवन इफ यू आर डिफरेंटली एबल, यू परफेक्टली हैव द राइट टू स्टडी। ओके, नेक्स्ट, गर्ल्स एजुकेशन। Various schemes to promote girls' education, such as free education till the higher secondary level, free cost of bus services, etc. मतलब जो गर्ल चाइल्ड है उन्हें भी एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग कंसेशंस देता है गवर्नमेंट, ताकि लोग अपने बेटियों को भी पढ़ाए। ओके, नेक्स्ट, एडल्ट लिटरेसी। टू इंक्रीज एडल्ट लिटरेसी इन द स्टेट, इनोवेटिव स्कीम्स लाइक ईच वन टीच वन, साक्षर भारत अभियान एटसेट्रा। मतलब वो लोग जो बचपन में सीख नहीं पाए हैं उन्हें एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम के द्वारा लिटरेट करने की कोशिश हमारी गवर्नमेंट करती है। मतलब बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज हम लेके आए हैं ताकि हर एक स्टेज पे अगर किसी को पढ़ने की चाह है तो वो पढ़ पाए। ओके, एंड ट्राइबल एजुकेशन। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज इंट्रोड्यूस्ड रेसिडेंशियल आश्रम स्कूल्स। मतलब जो ट्राइबल एरियाज के बच्चे हैं उन्हें आने जाने का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए रेसिडेंशियल स्कूल्स उनके लिए बनाए गए हैं ताकि वो भी यहाँ पे लिटरेट बन सके और एजुकेशन का फायदा ले सके। ट्राइबल स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड एकोमोडेशन, फूड, यूनिफॉर्म्स एटसेट्रा। There are 556 aided ashram schools in the state. Government hostel facilities provided at division, district and taluka levels. Now let us move to the second social infrastructure, that is health services. Okay, पहला एजुकेशन देखा हमने, अभी हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या मेजर्स हमारे गवर्नमेंट ने लिए हैं, लेट अस सी। There are 1814 primary health centers and 360 community health centers in the state. प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर इसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बच्चों PHC, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स इसे हम बोलते हैं CHC। तो ये क्या होते हैं बच्चों? प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब जो एक बेसिक जिसके पास मेडिकल फैसिलिटी होगी, ऐसा एक हेल्थ सेंटर होता है। दिस इज प्राइमरीली इन द विलेजेस एंड स्मॉल तालुका प्लेसेस। वहां पे एक मेडिकल ऑफिसर होगा, उसके पास बेसिक चीजें होंगी कि अगर किसी को प्राइमरी हेल्थ चेकअप की जरूरत है तो वो नीड्स उसके वहां पे सेटिस्फाई हो पाए। बिकॉज वी नो दैट वी आर स्प्रेड आउट इन सो मेनी विलेजेस, तो हर एक विलेज के पास रूरल एरियाज में ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वहां के जो डॉक्टर्स है वो उन्हें प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। मतलब जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है वो थोड़ा बड़ा होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर। वहां पे 4-5 डॉक्टर्स होंगे और उनके पास थोड़े ज्यादा बेड्स होंगे, सो दैट अगर किसी को एडमिट करना पड़ता है तो उनके पास वो फैसिलिटी होगी। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर एज द नेम सजेस्ट ये एक बहुत बेसिक फैसिलिटी होती है, लेकिन बिकॉज जो विलेजर्स है उन्हें अगर रोजमर्रा की कोई भी तकलीफ होती है तो वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जा सकते हैं। लेकिन अगर मेजर कोई प्रॉब्लम आता है जहां पे उन्हें एडमिट होना पड़ेगा तो वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में जा सकते हैं। ओके, सो हर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंडर कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आते हैं। ओके, सो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ये थोड़ा ऊपर आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर से। गेटिंग इट? तो यहाँ पे हमें दिया गया है दैट हमारे स्टेट में 1814 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है और 360 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है। तो ये प्राइमरीली बच्चों विलेजेस में, रूरल एरियाज में जो बहुत सारे ऐसे एरियाज है जो पहुंच नहीं पाते हैं बड़े बड़े शहरों तक, वहां पे इन्हें एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि बहुत कम पैसों में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज जो जरूरत है वो पहुंचा पाए। ठीक है, Government of Maharashtra also emphasizes on programs to strengthen the health system in rural and urban areas through National Rural Health Mission and National Urban Health Mission। तो बहुत सारे इस तरह के पॉलिसीज और प्रोग्राम्स भी बनाए जाते हैं ताकि हर एक इंडिविजुअल तक ये जो बेसिक नेसेसिटी है प्रॉपर हेल्थ होना, ये हम उनके पास वो सुविधाएं पहुंचा पाए। ठीक है, आगे these programs include health determinants like sanitation, hygiene, न्यूट्रिशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं, लेकिन उनके पास प्रॉपर पीने का पानी हो, प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस हो, इस तरह के भी प्रोग्राम्स लिए जाते हैं ताकि सारे जो लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उन तक भी प्राइमरी फैसिलिटीज जो है वेल बीइंग के वो पहुंच सके। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज क्रिएटेड 3-tier health infrastructure to provide comprehensive health services। इसे 3 टायर में बांटा गया है। जो सबसे पहला है प्राइमरी टायर includes primary health centers and community health centers, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। सेकेंडरी टायर includes
सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स and district hospitals, and tertiary tier includes well equipped medical colleges and super specialty hospitals. जैसे कि हम अर्बन एरियाज में देखते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन किया होता है, ऐसे डॉक्टर्स जहां होते हैं उसे हम बोलते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। तो ये एकदम ऊपर वाला टायर हो गया जिसे हम बोलते हैं टर्शरी टायर। उसके नीचे आता है सेकेंडरी टायर जहां पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, ये भी अच्छे ही हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ बेड्स होंगे वो कम होंगे और जो डॉक्टर्स है वो सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है, दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड बट दे विल नॉट बी सुपर स्पेशलिस्ट। ओके, और उनके नीचे आ जाता है प्राइमरी टायर जहां पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स आते हैं। इस तरह से बड़े शहर से लेके छोटे छोटे विलेजेस तक सब तक हमारा जो मेडिकल फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी है, ये पहुंच सके, इसलिए इस तरह का सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको बहुत अच्छी से समझ गया है। इस चैप्टर में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मेजर्स डिटेल में देखे। इंफ्रास्ट्रक्चर को दो हिस्सों में बांटा गया है, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। और इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज रिलेटेड टू एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेट्स टू एजुकेशन एंड हेल्थ। यहां तक अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन और आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी जरूर शेयर करिए। और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए बच्चों। इट इज जस्ट अ स्मॉल कमेंट फॉर यू बट इट गोज अ लॉन्ग वे इन द ग्रोथ ऑफ द चैनल। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।